हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया चल रहा है सब। वैसे हमने डी एंड एफ ब्लॉक की एक क्लास पूरी कर ली है और उस क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझाई है, जैसे कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व ही क्यों बोलते हैं, क्या कंडीशन है संक्रमण तत्व होने की, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कुछ विशिष्ट तथ्य वगैरह। ठीक है कि कौन ज्यादा पाया जाता है, कौन कौन पाया जाता है, जैविक महत्व क्या है। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना। आप लोगों ने पता नहीं पिछली क्लास कवर की है या नहीं की है, लेकिन नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल रहेगी। तो चीजें थोड़ा रिवाइज करते हुए चलना और इस चैप्टर में नोट्स बनाते चलना। सबसे खास बात यही है, क्योंकि इस चैप्टर में आप नोट्स नहीं बनाते हुए चलोगे, इस चैप्टर को रटोगे नहीं, तो भूल जाना कि ये चैप्टर आपको याद रहेगा। क्योंकि इस चैप्टर से रटाए रटाए क्वेश्चंस आएंगे, आपको रीजन वगैरह लिखने होंगे प्रॉपर, है ना, दो दो चार चार लाइनें। और हर बात के पीछे आपको रीजन पता हो कि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यही सब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और ज्यादातर आपके केस स्टडी वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या एक दो नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ज्यादा परेशान करने वाला चैप्टर तो नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो। आप अगर इसे याद करते हुए पढ़ोगे तो चीजें बहुत आसान रहेंगी। चलो बच्चों, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में धात्विक, मतलब लाइक चरित्र, धात्विक कैरेक्टर जो भी था, ठीक है, उसकी बात कर ली है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या होती क्या है, और ये समूह में और आवर्त में कैसे कैसे बदलती है, समूह और आवर्त में कैसे कैसे बदलती है, और कहां से कहां तक कैसे क्या रहता है, कैसे दो आप धातुओं को कंपेयर करोगे, यानी तुलना करोगे उनकी कि किसकी त्रिज्या ज्यादा है और किसकी त्रिज्या कम है, या किसकी साइज बड़ी है किसकी छोटी है, यही सारी चीज। तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अगर बच्चों एस ब्लॉक से तुलना किया जाए, ठीक है, एस ब्लॉक से तुलना किया जाए, मैं एक चीज आप लोगों को दिखा देता हूं थोड़ा सा। आवर्त सारणी वैसे तो आप लोगों को याद होगी पूरी, तो आवर्त सारणी वैसे तो याद होगी, लेकिन भाई फिर भी थोड़ा सा आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। जैसे, हाँ, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं पूरा, तो आवर्त सारणी आप देख रहे होगे। आवर्त सारणी में ये जो पहले दो ग्रुप हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये जो इसके बाद 10 बीच में है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और ये जो बाद में 6 हैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो नीचे लिखे हुए हैं बच्चों 28 एलिमेंट, 14 14 करके 28 एलिमेंट लिखा हुआ है, ये आपके क्या हैं, ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बात चल रही है, वो बेसिकली बात यहाँ पे ये चल रही है कि ये कह रहा है यहाँ पे कि संक्रमण धातुओं की परमाणु त्रिज्या उसी आवर्त में स्थित उसके संगत एस ब्लॉक तत्वों की तुलना में छोटी होती है। उदाहरण के तौर पे आपके पोटेशियम की 203 पिकोमीटर देके कह रहा है कि कैल्शियम की 174 पिकोमीटर, और जबकि उसी वाले आपके क्या आवर्त में प्रेजेंट आपके स्कैंडियम और कॉपर की कितनी है, 144 और 117 है। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये देखो आप, ये कैल्शियम, ये पोटेशियम है, ये कैल्शियम है, स्कैंडियम है, और ये आपका कॉपर है। यानी कैल्शियम पोटेशियम की साइज ज्यादा है, और इसके बाद आपकी स्कैंडियम की साइज क्या हो रही है, कम हो रही है। आपको भी पता है कि जब आप क्या करते हो किसी आवर्त में, जब आप क्या करते हो बाएं से दाएं जाते हो, यानी लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। परमाणु त्रिज्या घटती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इधर से इधर जाओगे तो पोटेशियम की बड़ी होगी, कैल्शियम की और छोटी हो जाएगी, स्कैंडियम की और छोटी हो जाएगी, और ये धीरे धीरे क्या होनी चाहिए, इधर की तरफ जाने पे घटनी चाहिए। होता कैसे है बच्चों, होता ऐसे है, कुछ चीजें मैं बता देता हूं यहाँ पे आप लोगों को कि क्या क्या वेरिएशन यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में वेरिएशन कुछ इफेक्ट्स काम करते हैं आपके, जिनमें से बच्चों एक होता है आपका जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय, मतलब आवेश कह सकते हो इसे। इसे क्या कह सकते हो बच्चों, इसे कह सकते हो प्रभावी, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बोल सकते। और यहाँ पे कुछ चीजें और, जैसे बच्चों इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या प्रतिकर्षण, जेड इफेक्टिव हो गया।
ठीक है। और कुछ बच्चों काम यहाँ पे और करता है, शील्डिंग या स्क्रीनिंग प्रभाव। क्या होता है? स्क्रीनिंग या शील्डिंग प्रभाव, स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग प्रभाव कह सकते हो, यानी सीधे मैं स्क्रीनिंग प्रभाव ही लिख देता हूं। स्क्रीनिंग प्रभाव। बच्चों ये पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं, इसके बाद मैं आपको यहाँ पे वेरिएशन बता देता हूं। ध्यान रहे, देखो जेड इफेक्टिव क्या होता है? किसी एक एटम के अंदर ना एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एटम के जो न्यूक्लियस में होता है, जो उसके नाभिक में होता है, वो होता है बच्चों प्रोटॉन। प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज यानी धनात्मक चार्ज, और ये जितने भी प्रोटॉन होते हैं उन सारे प्रोटॉन्स को एक साथ मिला के उनका जो पूरा धनात्मक चार्ज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? जेड इफेक्टिव यानी प्रभावी नाभिकीय चार्ज। लेकिन ये कब बोलते हैं बच्चों? यानी कहने का मतलब है एक परमाणु के अंदर, एक परमाणु के अंदर जितना भी आपका फोर्स लगता है, जितना भी बल लगता है हर एक इलेक्ट्रॉन पे, जितना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है हर एक इलेक्ट्रॉन पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश। यानी एक न्यूक्लियस का टोटल धनात्मक आवेश कितना है, वो आपका क्या है? नाभिकीय आवेश हो गया। हर एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे होता है बच्चों ऋणात्मक चार्ज, और आपके प्रोटॉन पे होता है धनात्मक चार्ज। इसका मतलब है कि हर एक इलेक्ट्रॉन जितना बल वहां से क्या करेगा? फील करेगा, जितना बल वो क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा, उसी बल को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या प्रभावी नाभिकीय आवेश बोलेंगे, यानी एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा बच्चों, ये आवर्त में कैसे घटता बढ़ता है? तो अगर आप आवर्त में इधर से इधर जाते हो तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जैसे ये लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। जब आप इधर से इधर जाते हो ना बच्चों, एक एक आपका परमाणु संख्या बढ़ती है, एक एक परमाणु संख्या आपकी बढ़ती है। जैसे लिथियम की होती है 3, बेरिलियम की 4 हो जाती है, बोरान की 5 हो जाती है, कार्बन की 6, नाइट्रोजन की 7। यानी एक एक परमाणु संख्या आपकी क्या होती है? बढ़ती जाती है। जब एक एक परमाणु संख्या बढ़ती है, इसका मतलब इसमें एक एक प्रोटॉन बढ़ता है। अब एक एक प्रोटॉन बढ़ेगा बच्चों, तो ये जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बढ़ने लगेगा। और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बच्चों बढ़ने लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन पे जो आपका क्या लग रहा है, जो आपका यहाँ पे आकर्षण बल लग रहा है, वो बढ़ने लगेगा। और जब बच्चों इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण बल बढ़ने लगेगा, ये आपका नाभिक हो गया, यहाँ सपोज करो इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन पे अगर आकर्षण बल बढ़ने लगा तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ क्या होने लगेगा? शिफ्ट होने लगेगा। और जब अंदर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा तो साइज आपकी अपने आप ही इसकी क्या होने लगेगी? छोटी होने, यानी एटम का आकार, परमाणु का आकार क्या होगा? घटने लगेगा। तो ध्यान आया, समझ आया आपको कि यहाँ पे परमाणु का आकार जब आवर्त में आप बाएं से दाएं जाते हो तो घटता है। कैसे घटता है? तो बहुत सिंपल सा रीजन लिखना कि जब हम क्या करते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं किसी आवर्त में, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पे जो आकर्षण बल होता है वो बढ़ता है। आकर्षण बल बढ़ने से परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। ठीक है बच्चों, अब एक दूसरी बात अभी हम करेंगे यहाँ पे, वो करेंगे हम क्या? स्क्रीनिंग प्रभाव की। स्क्रीनिंग क्या होता है बच्चों? अब आपको पता है ना कि एक एटम के अंदर बहुत सारे कोष होते हैं, बहुत सारे उपकोष भी होते हैं। अब जो उपकोष अंदर होते हैं न्यूक्लियस के, जो जितना नजदीक होते हैं, वो क्या करते हैं? न्यूक्लियस को कवर करने लगते हैं, न्यूक्लियस को क्या करने लगते हैं? घेरने लगते हैं, शील्ड करने लगते हैं। और जब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस को घेर लेंगे, तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे आकर्षण बल लगेगा ही नहीं। स्क्रीनिंग का यही मतलब है कि जो अंदर वाले उपकोष हैं वो अगर न्यूक्लियस को बाहर वाले उपकोष से क्या कर लें? अगर ढक लें, कवर कर लें, घेर लें, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण बल नहीं लगेगा। और जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण बल नहीं लगेगा तो वो बहुत फ्री होगा, और वो जितना दूर होगा, जितना दूर जाएगा न्यूक्लियस से, उस परमाणु का आकार उतना क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो क्या इतनी बात आपको समझ आ गई? ठीक है, कि स्क्रीनिंग प्रभाव क्या होता है? स्क्रीनिंग प्रभाव आपका यही है कि किसी भी उपकोष का या
कोशिका न्यूक्लियस को क्या कर लेना, यानी नाभिक को क्या कर लेना, ढक लेना, कवर कर लेना। ठीक है, किससे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों से, बाहर वाले उपकोष के इलेक्ट्रॉनों से। इसी को क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग प्रभाव बोलते हैं। अब यहाँ पे बच्चों स्क्रीनिंग प्रभाव सबसे ज्यादा एस उपकोष का होता है, फिर उसके कम क्या होता है, पी का होता है, उससे भी कम किसका होता है, डी का होता है, सबसे कम किसका होता है बच्चों, एफ का होता है। इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस को सबसे ज्यादा ढक लेगा, कवर कर लेगा, ठीक है, वो है एस, और फिर पी, और फिर डी, और फिर एफ। बच्चों स्क्रीनिंग प्रभाव बढ़ने से साइज बढ़ती है, स्क्रीनिंग प्रभाव बढ़ने से परमाणु का आकार बढ़ता है, और स्क्रीनिंग साइज कम होने से परमाणु का आकार घटता है। ये बात आपको ध्यान रहे, इतनी बात याद रहेगी। चलो इतनी बात याद रहेगी, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना। तो यहाँ पे तो पहले बात हो रही है कि एस ब्लॉक से तुलना की गई, तो एस ब्लॉक के तुलना में तो इनकी साइज क्या रहेगी बच्चों, छोटी रहेगी। एस ब्लॉक के तुलना में इनकी साइज क्या रहेगी, छोटी रहेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एस ब्लॉक के कहां पड़ते हैं, दाएं पड़ते हैं। श्रृंखला में प्रवृत्ति की बात करें अगर, तो कह रहा है किसी भी दी गई श्रृंखला में परमाणु त्रिज्या परमाणु संख्या बढ़ने के साथ पहले तो घटती है, लेकिन बीच के बाद यह कमी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, यानी डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं बच्चों। वैसे तो किसी आप श्रृंखला में बात करोगे तो ये चीजें ऐसे नहीं जाती, लेकिन ऐसे है। अब यहां ध्यान देना, 3D श्रृंखला की बात करें, 3D श्रृंखला में बच्चों आपकी 3D श्रृंखला पूरी लिख लो। क्या होती है 3D श्रृंखला, 3D श्रृंखला आपकी होती है स्कैंडियम, स्कैंडियम होती है, टाइटेनियम होता है, वैनेडियम होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज हो गया, इसके बाद मैग्नीज के बाद आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, आपका निकिल हो गया, कॉपर हो गया, और देन जिंक हो। बच्चों ये 21 से 30 होता है, कहां से, 21 से लेके कहां तक, 30 तक। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे जरूरी बात कह रहा है, स्कैंडियम से क्रोमियम तक इसकी साइज घटती है, फिर क्रोमियम से आपकी क्या होती है, समान रहती है। क्रोमियम से लेके कहां तक बच्चों, इसके बाद आपकी समान रहती है, कहां तक समान रहती है बच्चों, निकिल तक समान रहती है। फिर यहाँ इसके बाद क्या होने लगती है, आपकी बढ़ने लगती है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों यहाँ पे कि इसकी साइज ऐसे तो कम होती है, इसकी साइज क्या होती है, पहले तो कम होती है, कहां तक, क्रोमियम तक। अब समझते हैं क्रोमियम तक कैसे कम होती है। क्रोमियम तक की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको अगर कॉन्फ़िगरेशन याद हो बच्चों, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होती है कहां से, 3s2 4s2 और 3d1 से। जब आप इलेक्ट्रॉन 21 का भरना शुरू करोगे तो 4s2 के बाद अगला इलेक्ट्रॉन आपका 3d में भरना शुरू हो जाएगा। अब 3d में भरना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे 3d2 हो जाएगा, यहाँ पे 3d3 हो जाएगा, यहाँ 3d5 4s1 होता है, और यहाँ पे 3d5 4s2 होता है। यहाँ पे आगे जाओगे बच्चों तो ये 3d6 हो जाएगा, 3d7 हो जाएगा, 3d8 हो जाएगा, यहाँ 3d10 और 4s1 होता है, आप लोगों को पता है, और ये 3d10 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप आराम से अगर देखो तो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू होता है बच्चों, तो यहाँ पे रिपल्सन फोर्स तो होता नहीं है, यानी प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में केवल कितना होता है बच्चों, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब एक ही इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में होगा तो वहां पे रिपल्सन तो होगा ही नहीं, प्रतिकर्षण बल क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा। और जब प्रतिकर्षण बल बहुत कम रहता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश आपका बढ़ता जाता है, क्योंकि परमाणु संख्या आपकी बढ़ती जाती है, और जब परमाणु संख्या 3D श्रृंखला में आपकी बढ़ती जाती है, तो आपके आकार परमाणुओं का धीरे धीरे क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है। ये बात तो चलती है कहां तक बच्चों, क्रोमियम तक चलती है। मैंगनीज के साथ ये बात नहीं अप्लाई होती, लेकिन जैसे ही फेरस कोबाल्ट और निकिल की तरफ आप बढ़ते हो, यहाँ पे बच्चों होता क्या है कि अब पेयरिंग शुरू हो जाती है। अब क्या होता है बच्चों यहाँ पे, अब यहाँ पे होता है ये है कि यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, और जब यहाँ पे बच्चों युग्मित होने लगते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी इनका युग्म बनने लगता है, जोड़ा बनने लगता है। अब जैसे ही जोड़ा बनेगा यहाँ पे लड़ाई शुरू, और यहाँ पे क्या होगा, तुरंत रिपल्सन फोर्स आ जाएगा, यानी प्रतिकर्षण बढ़ने लगेगा। अब क्या होता है बच्चों यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पे प्रतिकर्षण बढ़ता है। क्या होता है बच्चों, प्रतिकर्षण बढ़ता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव है वो तो बढ़ ही रहा है, आपको पता है
जेड इफेक्टिव मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश एक प्रोटॉन बढ़ने के साथ तो बढ़ता है, लेकिन साथ साथ बच्चों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण भी बढ़ता है, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं बच्चों, बैलेंस कर देते हैं। और जब बैलेंस कर देते हैं तो यहाँ पे साइज में, आकार में कोई चेंज नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं होता, बहुत कम देखने को मिलता है। यानी हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे आकार बढ़ना अस्थाई हो जाता है, मतलब फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो फेरस कोबाल्ट निकल की साइज में कोई परिवर्तन देखने को आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही बच्चों आप आगे जाओगे, अब डी में आपके 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, भरने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, शिल्डिंग बढ़ जाएगी। क्या होगा बच्चों, शिल्डिंग बढ़ जाएगी। अभी तक शिल्डिंग पुअर थी, यहाँ जब एक एक इलेक्ट्रॉन भर रहे थे बच्चों तो शिल्डिंग पुअर थी। आपको पता है ना कि यहाँ पे शिल्डिंग जो मैंने लिखा था, एस उपकोष की शिल्डिंग सबसे ज्यादा थी, पी की उससे कम और डी के उससे भी कम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो अंदर वाला डी उपकोष है वो बाहर वाले एस उपकोष को कवर नहीं कर पाता है। डी उपकोष आपका जो होगा नाभिक के पास, ये जो डी होगा ये बाहर वाले में आपके 4s को क्या करेगा, कवर नहीं कर पाएगा। अब जब न्यूक्लियस को ये कवर नहीं कर पाता तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 4s पे लगता है, और 4s वाला इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। इससे तो साइज क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही। लेकिन जैसे जैसे पेयरिंग स्टार्ट हुई, डी में आपके इलेक्ट्रॉन भरने लगे, और डी में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरने लगे बच्चों, यहाँ पे शिल्डिंग बढ़ने लगी। और जब शिल्डिंग बढ़ने लगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ने लगा, तो ये प्रभावी नाभिकीय आवेश को क्या करने लगता है, बैलेंस करने। और जब बैलेंस करने लगता है तो फिर से साइज क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, यानी कॉपर और जिंक की साइज बड़ी हो जाती है। तो इतना मतलब एक्सेप्शन है 3D श्रृंखला में। ऐसे ही नीचे वाली श्रृंखलाओं में भी आपका सेम चलता है। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ आई कि 3D श्रृंखला में जो परमाणुओं के आकार हैं वो कैसे घटते बढ़ते हैं? तो कैसे घटते हैं बच्चों, ध्यान रखना। तो श्रृंखला के यहाँ पे अब वही बात यहाँ पे चल रही है। प्रारंभिक कमी क्या थी कि नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण जो इलेक्ट्रॉनों की अंदर की ओर खींचता है, इस वजह से यहाँ तक साइज घटती है। परिरक्षण प्रभाव मतलब बच्चों वही स्क्रीनिंग, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के जुड़ने से एक परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न होता है जो नाभिकीय खिंचाव का विरोध करता है। अब यहाँ पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जाता है, ये नाभिकीय आवेश का विरोध करेगा, यानी उसको बैलेंस करने लगेगा। श्रृंखला के मध्य के बाद नाभिकीय प्रभावी आवेश और परिरक्षण प्रभाव लगभग बराबर हो जाते हैं, इसलिए परमाणु संख्या बढ़ने के बावजूद परमाणु त्रिज्या लगभग स्थिर रहती है। ये हो गया आपका अगला रीजन के बीच में कैसे फिक्स रहता है। और यहाँ पे तीसरा बात करें, श्रृंखला के अंत में त्रिज्या में वृद्धि होती है। प्रत्येक श्रृंखला के अंत में परमाणु त्रिज्या थोड़ी अधिक होती है। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि n-1d इलेक्ट्रॉनों के बीच इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण क्या होता है, बढ़ जाता है, जो प्रबल होकर आकार को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो गया, रीजन हो गया। अब बच्चों यहाँ पे बात करनी है आप लोग ऊर्ध्वाधर प्रवृत्ति, यानी समूह में बात करनी है कि समूह में कैसे आपका क्या हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है। चलो समझते हैं। यहाँ पे बच्चों ऊर्ध्वाधर प्रवृत्ति की बात करेंगे अगर, तो यहाँ पे जब आप क्या होते हो 3D से 4D में जाते हो, कहाँ जाते हो बच्चों, 3D से कहाँ जाते हो, 4D। आपको 4 सीरीज पता है ना, 3D 4D 5D और 6D। यहाँ से जब नीचे की तरफ जाओगे तो क्या होना चाहिए, एक एक कोष जुड़ना शुरू हो जाता है, और एक एक कोष जब जुड़ने लगता है तो साइज क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। साइज क्या होनी चाहिए बच्चों, बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही चलता है। यहाँ पे क्या चलता है बच्चों, उल्टा चलता है। कैसे, जब 3D से आप 4D में जाते हो तो परमाणु आकार बढ़ता है। जब 3D से 4D में जाते हो तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बड़ी होती है, यानी बढ़ता है। लेकिन जब बच्चों 5D यानी तीसरी श्रृंखला की परमाणु त्रिज्या दूसरी श्रृंखला की यानी 4D त्रिज्या के लगभग क्या होती है, बराबर होती है। बच्चों क्या होता है, बराबर। कैसे बराबर होती है, बहुत ध्यान से समझना। जब 4D और 5D को 4D और 5D को बच्चों आप यहाँ पे क्या करोगे, कंपेयर करोगे। 4D और 5D को कंपेयर करोगे, यानी पांचवें और छठे क्या आवर्त को, पांचवें और छठे आवर्त के इलेक्ट्रॉनों को अगर आप या एलिमेंट्स को अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, कंपेयर करते हो, तो इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता। क्यों नहीं देखने को मिलता भाई, बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ता नहीं है। कैसे नहीं बढ़ता, इसको सही से समझते हैं।
बच्चों 4D में जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हो तो 4D में इलेक्ट्रॉन सारे आपके कॉन्फ़िगरेशन 4D में जब 10 हो जाता है तो यहाँ पे 5p 6 तक भर जाता है। भरने के बाद अब आगे जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हो तो यहाँ पे बच्चों आता है आपका क्या 5D, जहाँ पे आप 6s2 में इलेक्ट्रॉन भरते हो, फिर 5D 10 भरते हो और 6p 6 भरते हो। लेकिन 6p 6 भरने से पहले बच्चों यहाँ पे 4f में आप 14 इलेक्ट्रॉन भरते हो। क्या करते हो, ऊपर देखो f ऑर्बिटल नहीं था, ऊपर f ऑर्बिटल नहीं था, नीचे क्या आने लगेगा आपका f ऑर्बिटल आने लगेगा। यानी कहने का मतलब है ये बच्चों कि ये जो 6s में इलेक्ट्रॉन है आपके, उससे पहले 6 वाले में, अब देखो 5 तक तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन भरा, ऊपर वाले में 5वें सेल तक तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन भरा, लेकिन छठे सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन भर के आप सीधे कहाँ आ गए, चौथे सेल में। और यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन भरा आपने, 14 इलेक्ट्रॉन। अब सोच के देखो कि जब इलेक्ट्रॉन को आप दूर भर ही नहीं रहे हो, इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन आप कहाँ भर रहे हो, न्यूक्लियस के पास भर रहे हो, और न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन बढ़ भी रहा है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश तो बढ़ा। 14 प्रोटॉन बहुत होता है, एक न्यूक्लियस में, एक नाभिक में 14 प्रोटॉन बढ़ा, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन आपने अंदर भरा। अब जब 14 इलेक्ट्रॉन आप अंदर भरोगे और दूर नहीं भर रहे हो, तो यहाँ पे जो नाभिकीय आवेश होगा ये तो बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो F के सारे इलेक्ट्रॉनों को अंदर खींच के रखेगा, बाहर तो केवल S है, और S को भाई ये F शील्ड भी नहीं कर पाता, यानी परिरक्षण प्रभाव भी यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। जो स्क्रीनिंग प्रभाव है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि F ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग प्रभाव बहुत ही बेकार है। स्क्रीनिंग प्रभाव बहुत बेकार है, इसका मतलब है कि जो F ऑर्बिटल आपका न्यूक्लियस के पास है, नाभिक के पास है, वो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन भले हैं, लेकिन वो न्यूक्लियस को पूरी तरह से ढक नहीं पाता, पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता। इसकी वजह से न्यूक्लियस यानी नाभिक बाहर वाले जो 6s में इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचता है, और जब अपनी तरफ खींचता है तो वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर अंदर की तरफ आ जाता है। यानी एक नया कोष जुड़ने के बाद भी इसकी साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चों, क्योंकि ये जो 14 प्रोटॉन यहाँ पे बढ़ा है, 14 इलेक्ट्रॉन भरने से F में, और इसकी शील्डिंग खराब होने की वजह से यहाँ पे नाभिकीय चार्ज या नाभिकीय आवेश बहुत तेजी से बढ़ा है। ठीक है, इस कारण को लिखोगे कैसे एग्जाम में बच्चों, तो यहाँ पे लिखना कि लैंथेनाइड संकुचन होता है। क्या होता है बच्चों, लैंथेनाइड संकुचन होता है। लैंथेनाइड संकुचन में लैंथेनम से हाफनियम तक 14 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो F ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन यानी लैंथेनाइड तत्वों के कारण आकार में निरंतर क्या होती है, कमी होती है, जिससे हाफनियम का आकार जर्कोनियम के आकार के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। अगर मैं इसे आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल दिखाऊं तो आप ध्यान से देखना इसे। देखो, आप यहां से ये बात थोड़ा सही से समझ सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे जब आप देखते हो कि जब अब यहाँ इट्रियम है, इट्रियम के बाद जब आप लैंथेनम जाते हो तो लैंथेनम में आप 57 है, यहाँ बढ़ते हो। लेकिन जब बच्चों यहाँ पे 40 आपका जर्कोनियम है, सीधे यहाँ 72 आ जाता है। अब 40 है यहाँ, यहाँ 72 आ जाता है। एक्चुअली बच्चों यहाँ पे क्या है, 57 से, कहाँ से, 57 से जो 71 तक का 14 एलिमेंट है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, और जो कि आपके लैंथेनम के बाद आता है। लैंथेनम के बाद ये 14 एलिमेंट आने के बाद सीधे 14 एलिमेंट बाद आपका क्या आता है, हफनियम आता है। अब ये हफनियम जब आता है बच्चों यहाँ पे, तो हफनियम में जैसा कि मैंने बताया कि 14 इलेक्ट्रॉन अंदर भरे, उनकी स्क्रीनिंग कम हुई या परिरक्षण प्रभाव कम हुआ, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर वाले कोष पे बढ़ा, और बाहर वाले कोष पे जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा बच्चों, यानी बल बढ़ा, तो उसने सारे इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खींच लिए। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लैंथेनाइड संकुचन बोलते हैं। लैंथेनाइड संकुचन क्यों बोलते हैं, क्योंकि बीच में आपके लैंथेनाइड के तत्व 14 आ जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको अगर समझ आ गई हो तो ध्यान देना आप। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, तो यही लिखना आप एग्जाम में, जिससे हफनियम और जर्कोनियम के आकार लगभग बराबर हो जाते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को, यहाँ तक बता दो जल्दी जल्दी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, कुछ कंफ्यूजन वगैरह हो तो साथ साथ बता दो बच्चों। अंशु, अर्चना, कोई परेशानी बच्चों।
नहीं। चलो, अब इसके बाद अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पे बात करनी है हम लोगों को आयनिक त्रिज्या की। आयनिक त्रिज्या क्या होती है बच्चों? आयनिक त्रिज्या की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो आयंस की बात हो रही है। पहले तो मैं सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों। आयनिक त्रिज्या होती क्या है? जैसे सोडियम प्लस हो गया बच्चों और सोडियम हो गया, सोडियम प्लस और सोडियम हो गया, एक धनायन हो गया और एक आपका क्या हो गया, आपका उदासीन परमाणु हो गया। अब यहाँ पे सोडियम में अगर आप दोनों को तुलना करोगे तो सोडियम में जो बच्चों इलेक्ट्रॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन तो आपके 11 हैं। यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। बच्चों जब प्रोटॉन बराबर हो ना, जब प्रोटॉन बराबर हो तो जिसका इलेक्ट्रॉन कम होता है उसका आकार छोटा होता है, जिसका इलेक्ट्रॉन कम होता है। लेकिन तब जब बच्चों जिसका प्रोटॉन कंपेयर कर लो, प्रोटॉन क्या है, बराबर है, तो जिसका इलेक्ट्रॉन कम होता है उसका आकार छोटा होता है। इसका मतलब है कि आपका जो धनायन है Na+, इसका आकार क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। यही बात हमें क्या करनी है, अब आयनिक त्रिज्या के रूप में पढ़नी है। कह रहा एक श्रेणी में प्रवृत्ति, एक श्रेणी में आयनों की क्या चेंजेस आएंगे बच्चों? कह रहा ये परमाणु त्रिज्या के समान प्रवृत्ति का पालन करती हैं। यानी अगर कहने का मतलब है यहाँ स्कैंडियम 3+ है, फिर टाइटेनियम आपका क्या है 3+ है, वेनेडियम 3+ है, क्रोमियम 3+ है, मैग्नीज 3+ है, आयरन 3+ है। तो कहने का मतलब है बच्चों जैसे आपका परिवर्तन क्या था, बाकियों का चल रहा था, ठीक है, जैसे आपका बाकियों का चल रहा था बिल्कुल वैसे ही क्या होगा बच्चों, इसका भी चलेगा। यानी यह एक ऑक्सीकरण अवस्था के लिए किसी विशेष श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ आयनिक त्रिज्या आमतौर पर, ठीक है। तो ये ध्यान रहे आयनिक आवेश का प्रभाव क्या होता है, आयन पर आवेश प्रभाव बढ़ने के साथ आयनिक त्रिज्या आपकी क्या होती है, कम होती जाती है, जैसे आप देख ही रहे हो। अच्छा, आपको दिक्कत है यहाँ पे लैंथेनाइट संकुचन क्या होता है, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको, ध्यान रखना क्या होता है बच्चों। लैंथेनाइट संकुचन की बात करोगे तो अब बहुत केयरफुल होके सुनना बच्चों। जब आप इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हो तो आपको पता है ना कि आप 5d से कहाँ जा रहे हो, 6d में जा रहे हो, यानी पांचवें से छठे में जा रहे हो। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर भरने की बात करूं, ठीक है, तो आप यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनना कैसे। जो आपका पांचवा सेल है उसमें जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हो बच्चों, यानी तो यहाँ पे भरते हो आप क्या, यहाँ पे भरते हो आप एग्जैक्टली हाँ 4d से कहाँ 5d जाते हो, 4d से 5d जाते हो। तो आप पहले वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन भरते हो वो भरते हो आप यहाँ पे 5s, फिर 4d और 5p, इन 3 ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन भरते हो जब अंदर वाले सेल में भरते हो। जब बाहर वाले में जाते हो बच्चों तो यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे 6s में भरते हो और फिर 4f में भरते हो और फिर यहाँ पे 5d में भरते हो और यहाँ पे 6p में भरते हो। अब होता क्या है, यहाँ पे चेंजेस देखते हैं कि भाई एक नया कोष जुड़ने के बाद आपका क्या होना चाहिए कि जो परमाणु का आकार है वो बढ़ जाना चाहिए। एक नया कोष जब जुड़ेगा यानी बाहर से, तो उसका आकार बढ़ जाना चाहिए। लेकिन अब यहाँ होता क्या है, यहाँ दिक्कत ये है बच्चों कि यहाँ तक तो आपने इलेक्ट्रॉन भरा 5p तक, इसके बाद 5p के बाद जब आप आगे आए तो इलेक्ट्रॉन आपने छठे में भरा, तो आपको तो लगा कि एक नया कोष जुड़ गया, एक नया कोष जुड़ गया, लेकिन 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के तुरंत बाद आप वापस लौट आए किसमें, चौथे कोष में। पांचवें से कहां लौट आए, चौथे कोष में। भरने गए थे इलेक्ट्रॉन छठे में, 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद सीधे लौट आए कहां पे, आप चौथे कोष में। चौथे कोष में आपने भरा 14 इलेक्ट्रॉन, चौथे कोष में 14 इलेक्ट्रॉन भरा बच्चों, तो 14 प्रोटॉन यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ा भी। 14 प्रोटॉन बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश क्या होगा, बढ़ जाएगा। नाभिकीय आवेश 14 प्रोटॉन से बढ़ेगा बच्चों, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे आप समझ सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना बढ़ेगा, बहुत ज्यादा। अच्छा, ये बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि भाई ये 14 इलेक्ट्रॉन अगर आप बाहर ऐड करते तो भाई साइज बढ़ती, इलेक्ट्रॉन दूर ऐड करते, लेकिन आपने तो ऐसा नहीं किया ना। आपने तो बाउंड्री फिक्स की 6s है, जो वहीं तक इसके पहले वाले में भी भरा था वहीं तक इसमें भी भरा आपने, लेकिन 14 इलेक्ट्रॉन आपने अंदर भरा, बाहर नहीं भरा। आपने कहां भरा, अंदर के
भरा, और अंदर जहां भरा है, जिस उपकोष में भरा है, उसका जो परिरक्षण प्रभाव है या स्क्रीनिंग प्रभाव है वो बहुत कम है, वो न्यूक्लियस को घेर भी नहीं पाता। यानी न्यूक्लियस इन दो इलेक्ट्रॉन जिनको आपने बाहर वाले कोष में भरा था, अब उनको क्या कर देगा, अंदर खींच लेगा, क्योंकि भाई यहाँ प्रभावी नाभिकीय आवेश आपका बहुत तेजी से बढ़ा, स्क्रीनिंग या जो परिरक्षण प्रभाव है वो भी कम है आपका। ठीक है, इस वजह से हुआ क्या कि यहाँ पे नाभिकीय आवेश बहुत बढ़ा और उसने 6s के इलेक्ट्रॉनों को अंदर की तरफ खींच लिया। ये सब हुआ इस वजह से क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन आपके कहां भरे बच्चों, इनर में, अंदर वाले आंतरिक f ऑर्बिटल में भरा। f ऑर्बिटल में भरने की वजह से आपका यहाँ पे क्या हुआ, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ा और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन खींच के अंदर आ गया। इसको बच्चे बोलते हैं क्या, लैंथेनाइड संकुचन बोलते हैं या लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, जिसकी वजह से आपके 4D सीरीज की साइज 5D सीरीज से वेरी नहीं करती, यानी 5D सीरीज के साइज में कोई आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। समझ आई बात, क्लियर हो सारे बच्चों, समझ आया ये? ठीक है, अब अगर ये बात समझ आ गई तो अब यहां ध्यान देना, आयनिक त्रिज्या की भी बात कर ही लो साथ साथ। तो आयनिक त्रिज्या में जैसा कि मैंने कहा कि अगर एक ही आवर्त में हर एक एलिमेंट पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, यानी चार्ज सब पे सेम है बच्चों, तो वहां पे बिल्कुल वैसे ही साइज में आपके परिवर्तन चलेगा जैसा कि नॉर्मल आपके परमाणु में चल रहा था। यानी वैसे ही बाएं से दाएं जाने पे क्या होगी, परमाणु साइज आपकी आकार क्या होगा, घटेगा। अब जब घटेगा तो यहाँ पे आपने देखा कि Fe3+ का जो साइज है Fe2+ से क्या है, छोटा है। भाई एक ही एटम के अगर दोनों को, भाई आपको यहाँ पे एक बात पता है कि जब एक ही परमाणु के दो अलग अलग आयन को कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, तो भाई जिस पे ज्यादा प्लस चार्ज होगा, जिस पे ज्यादा धनात्मक चार्ज होगा, उसकी साइज छोटी होगी, और जिस पे कम होगा उसकी साइज बड़ी होगी। मैंने आपको ये बात यहां से समझाई कि भाई अगर प्रोटॉन बराबर हो तो जिस पे धनात्मक चार्ज ज्यादा होगा उसकी साइज छोटी होगी, उसका आकार छोटा होगा, और जिसमें साइज क्या होगी, बड़ी होगी, भाई जिस पे चार्ज क्या होगा, कम होगा। ये सारी बातें आप यहां देख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? प्रतिनिधि तत्वों S और P ब्लॉक से तुलना, संक्रमण धातुओं की आयनिक त्रिज्या उसी आवर्त के प्रतिनिधि तत्वों की आयनिक त्रिज्या से छोटी होती है। संक्रमण धातुओं की आयनिक त्रिज्या भाई हमेशा ही आपके जो प्रतिनिधि तत्व जानते हो कौन से होते हैं, जो आपका S ब्लॉक तत्व है, S ब्लॉक तत्वों को प्रतिनिधि तत्व बोलते हैं। इनसे हमेशा इनकी साइज क्या रहती है बच्चों, छोटी रहती है, इनका आकार छोटा रहता है। इतनी बात आप ध्यान रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे बच्चों बात करनी है आपको क्या, परमाणु आयतन और घनत्व की। परमाणु आयतन और घनत्व की बात करोगे तो ध्यान रखना, संक्रमण तत्वों का परमाणु आयतन पड़ोसी एस ब्लॉक तत्वों की तुलना में कम होता है। भाई एस ब्लॉक से इनका आयतन क्या रहेगा बच्चों, कम रहेगा। आयतन कम क्यों होता है, आयतन कम होने का मतलब है बच्चों वही साइज वाली बात, यानी आकार वाली, कि नाभिकीय आवेश का परिरक्षण खराब तरीके से होता है, जो सभी इलेक्ट्रॉनों को अधिक प्रबलता से आकर्षित कराता है। भाई यहाँ पे जो डी ब्लॉक है, यानी डी ब्लॉक में डी ऑर्बिटल आने लगता है अंदर, और जिसका परिरक्षण प्रभाव बहुत खराब है, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन बाहर वाले अंदर की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाभिकीय आवेश बढ़ता है। नाभिकीय आवेश बढ़ने से आयतन आपका क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। ये बात ध्यान रहे। घनत्व की बात करें बच्चों यहाँ पे, तो कह रहा है परिणाम स्वरूप संक्रमण धातुओं का घनत्व ऊंचा होगा। अब आयतन कम होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन सारे अंदर की तरफ होंगे, तो यहाँ पे आयतन भी क्या होगा, इसका कम होगा। आयतन कम होगा बच्चों तो घनत्व ज्यादा होगा। कह रहा है दूसरी पंक्ति यानी 4D श्रृंखला का घनत्व ऊंचा होता है, और तीसरी पंक्ति 5D श्रृंखला के मान और भी अधिक होते हैं। यानी वही वाली बात भाई कि जैसे आप 4D से जब 5D में जाते हो बच्चों, तो यहाँ पे साइज में कोई क्या होता है, बदलाव आता नहीं है। साइज में बदलाव नहीं आया है एक कोष जुड़ने के बाद भी, तो इसका मतलब ये है कि नीचे वाले का क्या हो रहा है, घनत्व और बढ़ रहा है। नीचे वाले का घनत्व और बढ़ जाता है बच्चों, और वो केवल और केवल किसकी वजह से, लैंथेनाइड संकुचन की वजह से। सबसे उच्च घनत्व, सबसे उच्च घनत्व मैंने एकदम बिल्कुल पहली क्लास में ही बताया बच्चों, ऑस्मियम का और इरिडियम का। ऑस्मियम
और इरिडियम का बच्चों घनत्व सबसे ज्यादा होता है। व्यवहारिक रूप से सभी संक्रमण तत्व यानी स्कैंडियम, इट्रियम, टाइटेनियम को छोड़ के घनत्व 5 ग्राम पर ml से अधिक होता है। यानी बच्चों यहाँ पे स्कैंडियम, इट्रियम और टाइटेनियम का घनत्व बहुत कम होता है, नहीं तो बाकी जितने भी आपके यहाँ पे क्या है संक्रमण तत्व हैं, सबका घनत्व 5 ग्राम पर ml से क्या होता है, ज्यादा ही होता है। ये बात ध्यान रखना आप लोग। अब इसके बाद यहाँ बात करते हैं बच्चों विशिष्ट बिंदु। विशिष्ट बिंदु क्या क्या है? सबसे हल्की संक्रमण धातु बच्चों कौन सी है? तो स्कैंडियम है। एक आवर्त में प्रवृत्ति, आवर्त में बच्चों मतलब वही आपका ऐसे चलेगा, तो कह रहा है लगभग समूह में 9, 10, 11 के आसपास अधिकतम तक पहुंच जाता है। प्रवृत्ति में घनत्व बढ़ता है बच्चों और 9, 10, 11 तक जाते जाते यह घनत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। एक समूह में घनत्व बच्चों नीचे की तरफ घनत्व बढ़ता है क्योंकि लैंथेनाइड संकुचन होता है। 5D श्रृंखला का घनत्व 4D श्रृंखला के घनत्व से लगभग 2 गुना होता है क्योंकि परमाणु द्रव्यमान लगभग 2 गुना हो जाता है। बच्चों परमाणु द्रव्यमान तो बढ़ता ही है, साथ साथ आयतन भी आपका घटता है, इस वजह से यहाँ पे घनत्व आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ये बात ध्यान रहे। ऑस्मियम और इरिडियम का एग्जाम्पल आपने देखा है। गलनांक और क्वथनांक की बात कर लेते हैं बच्चों। ध्यान देना, गलनांक की बात करेंगे और क्वथनांक की। यहाँ पे सामान्य प्रवृत्ति क्या रहेगी बच्चों? संक्रमण धातुओं के गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा होते हैं। सामान्यतः देखा जाए तो जितनी भी आपकी क्या है संक्रमण धातुएं हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। प्रत्येक श्रृंखला में गलनांक एवं अधिकतम गलनांक एक अधिकतम तक बढ़ते हैं, फिर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ घटते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही क्लास में ये सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर की है कि किसी भी तत्व में जितना ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतना ज्यादा वो सहसंयोजक बंध बनाएगा, और जितना ज्यादा बच्चों सहसंयोजक बंध बनाएगा उसका गलनांक उतना ज्यादा रहेगा। उसका गलनांक उतना ज्यादा रहेगा, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब आप स्कैंडियम से लेके कहां तक जाते हो, क्रोमियम तक, तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते 1 से 6 हो जाती है, फिर घट के 0 हो जाती है जिंक तक। तो बच्चों पहले गलनांक बढ़ता है और फिर घटता है, यही रीजन है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। अपवाद, मैंगनीज और टेक्नीशियम के गलनांक असामान्य रूप से कम होते हैं। मैंगनीज का और बच्चों टेक्नीशियम का, इन दोनों का गलनांक बहुत ही कम होता है, ये भी ध्यान रखना। अधिकांश संक्रमण तत्व जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़कर गलनांक 900 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। यानी जितनी संक्रमण धातुएं होती हैं सबका गलनांक 900 से ज्यादा होता है, बस केवल छोड़ के किसको बच्चों, जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? जिंक, कैडमियम, मरकरी के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता, और जिसकी वजह से इनका गलनांक क्या रहता है, कम रहता है। सबसे उच्च गलनांक बच्चों टंगस्टन का होता है, सबसे अधिकतम गलनांक होता है 3410 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन आपको पता है बच्चों, ये क्रोमियम का ही है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और सिबोर्जियम। इस ग्रुप में बच्चों सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, आपका सबसे ज्यादा सहसंयोजन बंध बनता है, और सबसे ज्यादा सहसंयोजन बंध बनने की वजह से यहाँ पे आपका गलनांक क्या रहता है, उच्च रहता है। ठीक है, ये बात ध्यान रही आपको। तो उच्च गलनांक और क्वथनांक का कारण, जैसा कि मैंने आपको बताया, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण सहसंयोजक आबंधन से उत्पन्न अधिक मजबूत अंतर परमाणु बलों के कारण होता है। कम गलनांक का अपवाद यह है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके गलनांक कम होते हैं। विसंगति बच्चों, मैग्नीज में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी इसका गलनांक वैनेडियम और कोबाल्ट यानी जिनके 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कम होता है। यह इसकी जटिल संरचना के कारण होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रहे बच्चों। इतनी बात अगर आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है बच्चों, तो इतना ही। अगली वाली क्लास में जो आपकी आयनन ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है बच्चों, ठीक है, और ऑक्सीकरण अवस्था है, ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है जो कि हम करेंगे। अब आप लोगों की क्लास बीच में थोड़ा दिन रुकेगी बच्चों, और वो 4 से 5 दिन, ठीक है, दिवाली की छुट्टियों में। इसके बाद फिर से हम आपका सिलेबस वापस से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे मैं छोड़ूंगा। एक सबसे जरूरी बात आप लोगों की ये है कि आप लोग इस बीच
जितना फिजिकल मैंने कंप्लीट कराया है बच्चों, सारा अपना नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लेना, बैक एक्सरसाइज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट कर लेना, जो भी डाउट्स वगैरह होंगे मैं वो आपके लेते रहूंगा। और इस चैप्टर से भी मैंने जो कुछ भी चीजें कराई हैं वो सारा सही से आप रिवाइज कर देना। पीछे की जितनी क्लासेज वगैरह आपकी मिस हुई हैं, सारी वीडियोज आपकी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में, आप वो सारी चीजें वहां से देख लेना। नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है नोट्स का, वहां से आप अपने सारे पेंडिंग काम खत्म कर लेना, नोट्स वगैरह बना लेना। ठीक है बच्चों, चलो तो फिर मिलते हैं अगले नई वीडियो में, लेकिन तब तक थोड़ा अपना काम वगैरह आप लोग कर लो। चलो ठीक है बच्चों, बाय बाय।